अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा किराम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपको मदरसा.pk में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम और जदीद सियासी माशरती अफकार, जो कि MA इस्लामियात का पर्चा है, जिसका सबक नंबर 46 आज हम ज़ेर बहस लेकर आएंगे। आज के सबक का उन्वान होगा मकतब। गुज़िश्ता सबक में हमने इसी हवाले से चंद एक चीज़ें सीखने की और समझने की कोशिश की। तो आज जो गुज़िश्ता सबक की चीज़ें रह चुकी हैं, जो गुज़िश्ता सबक में जो चीज़ें हम कवर नहीं कर पाए, उनको आज के सबक में सीखने की, समझने की और जानने की कोशिश करेंगे। तो इस एतबार से मकतब के उन्वान से हमारा ये दूसरा सबक है, हिस्सा दोम, आज हम पढ़ेंगे। आज का सबक शुरू करने से कबल गुज़िश्ता सबक का खुलासा दोहरा लेते हैं और ये जान लेते हैं कि गुज़िश्ता सबक में हमने कौन सी चीज़ें सीखने की और समझने की कोशिश की। गुज़िश्ता सबक में हमने मकतब के हवाले से चंद एक चीज़ें सीखने की कोशिश की थी। तो गुज़िश्ता सबक में सबसे पहले हमने इल्म का माना और मफ़हूम जानने की कोशिश की। फिर दूसरे नंबर पर इल्म की अहमियत और फजीलत कुरान और हदीस की रोशनी से हमने जानने की कोशिश की। तीसरे नंबर पर जो चीज़ हमने सीखने की कोशिश की वो थी कि इस्लाम में तालीम के मकासद क्या है, यानी दीन इस्लाम में इतनी फजीलत और अहमियत बयान की गई है इल्म की, तो जो बंदा इल्म हासिल करता है उसका फिर मकसद क्या होना चाहिए, ये हमने जानने की कोशिश की। और गुज़िश्ता सबक में सबसे आखिर पे हमने मदरसा का आगाज और इर्तिका, इसके हवाले से चंद एक बुनियादी चीज़ें जानने की कोशिश की। आज के सबक में जो चीज़ें हम पढ़ेंगे वो भी इसी उन्वान के मुतालिका होंगी, यानी मकतब के हवाले से ही चंद एक चीज़ें मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे। तो आज के सबक में हम सबसे पहले मदरसा की जो अक़साम है वो जानने की कोशिश करेंगे। दूसरे नंबर पर मुआशरे में मदरसा की अहमियत क्या है, यानी एक मुआशरे में स्कूल किस कदर अहमियत का हामिल है, वो जानने की कोशिश करेंगे। और तीसरे नंबर पर मदरसा और मकतब जो होता है, इसके फ़राइज़ क्या हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे आखिर पे लवाज़मात मदरसा, यानी एक स्कूल के लिए, मदरसे के लिए या एक यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, लाज़मी अनासिर हैं, जो लाज़मी ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो कौन-कौन सी हैं, उनके मुतालिक हम जानने की कोशिश करेंगे। अज़ीज़ तलबा किराम, बात अगर हम मदरसा की अक़साम की करें तो मदरसा को दो हिस्सों में तक़सीम किया जा सकता है। दो हिस्से कौन से हैं? नंबर एक, सरकारी मदारिस। सरकारी मदारिस से मुराद वो मदारिस होते हैं या वो स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो हुकूमत की तहवील में होती हैं और हुकूमत उनके तमाम अखराजात अफोर्ड करती है, उनको बर्दाश्त करती है, उस्ताज़ा की जो तनख्वाह है वो बर्दाश्त करती है। इस तरह के जो सारे इंतज़ामात हैं और अखराजात हैं वो हुकूमत के ज़िम्मे होते हैं। नंबर दो, गैर सरकारी मदारिस। गैर सरकारी मदारिस जो होते हैं अमूमन प्राइवेट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और दीनी मदारिस, जामियात भी हैं। ये अपनी हिम्मत के तहत जो दीनी मदारिस और जामियात के मुहतमिम हैं, ये अपनी हिम्मत और अल्लाह की तौफीक से लोगों से जो सदका और खैरात है उसके ज़रिए अपने मदरसा चलाते हैं। लोगों से जो ज़कात वसूल की जाती है उनके ज़रिए ये तुलाबा को सहूलियात फ़राहम करते हैं ताकि दीन इस्लाम की सही मानों में आबियारी की जा सके। और जो दीगर प्राइवेट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये बच्चों से बारी भरकम फ़ीसें जो है वसूल करते हैं, तो जिसके नतीजे में ये अपनी मदद आपके तहत जो है ये अपने इदारे चलाते हैं। अब मदरसा जो है इसकी दर्जाबंदी भी की जा सकती है, इसकी हदबंदी भी की जा सकती है, वो इस एतबार से कि इब्तिदाई मदारिस कौन से हैं, दूसरे नंबर पर जो सानवी मदारिस हैं वो कौन से हैं, और तीसरे नंबर पर जो तखस्सुस के लिए मदारिस होते हैं वो कौन से हैं। अज़ीज़ तलबा किराम, इब्तिदाई मदारिस जो है ये प्राइमरी स्कूल्स हैं, जो छोटे लेवल के स्कूल होते हैं जहाँ पे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, इससे मुराद वो है। सानवी मदारिस जो होते हैं इससे मुराद ज़रा ऊंचे दर्जे की जहाँ तालीम का इंतज़ाम होता है वो मदारिस हैं। इस दर्जा से अलूमे मुतदाविला की तदरीस का आगाज़ हो जाता है। तो इसमें हायर सेकेंडरी
एलिमेंट्री स्कूल, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी स्कूल, ये सारे इसी में आ जाते हैं। उसके बाद तखस्सुस के मदारिस, जिसे हम स्पेशलाइजेशन भी कहते हैं, इसमें मुल्क की बड़ी बड़े जो जामियात हैं, जैसे जामिया पंजाब है, इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब है, सिंध यूनिवर्सिटी है, कराची है, और गुजरात यूनिवर्सिटी है, सरगोदा यूनिवर्सिटी, यानी जहाँ पे स्पेशलाइजेशन करवाया जाता है, तखस्सुस करवाया जाता है, इससे मुराद वो जामियात जहाँ पे आला दर्जे की तालीम दी जाती है। इसके अलावा दीगर भी जामियात और मदारिस होते हैं, जैसा कि दीनी मदारिस हैं। अब ये उन कैटेगरी में भी आ जाते हैं और उसके अलावा भी इनको अलग से मदरसा शुमार किया जा सकता है। दीनी मदारिस है जहाँ पे दीन की तालीम दी जाती है। फनी मदारिस है जहाँ पे कोई ना कोई फन सिखाया जाता है, कोई हुनर सिखाया जाता है, जैसे कि लैब है, बच्चियों के लिए सिलाई स्कूल है, या इसी तरह ऐसा कोई भी इदारा जहाँ पे कोई ना कोई फन सिखलाया जाता है, फन की तालीम दी जाती है, तो वो फनी मदारिस हैं। आगे हम देखते हैं जी, मदरसा और मकतब जो है इसकी मुआशरे में अहमियत क्या है। मकतब और मदरसा जो है ये दीनी मुआशरे का हर दौर में जुज़े ला यनफ़क रहे हैं, यानी ये मुआशरे के लिए लाजिम व मलजूम रहे हैं। लेकिन बात अगर हम दीनी मदारिस की करें तो इस वक्त दीनी मदारिस सबसे ज्यादा अहमियत के हामिल है और मुआशरे को उसकी जरूरत है, क्योंकि आज के दौर में मुसलमान पस्ती का शिकार हैं। आज जहां पे भी मुसलमान रह रहे हैं, अक्सरियत इलाकों में, इल्ला कलील कहीं ऐसा ना हो, लेकिन अक्सरियत इलाकों में मुसलमान किसी न किसी तरह से गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। बस्ती मुसलमानों का मुकद्दर बनी हुई है। तो ऐसी सूरत हाल में जो दीनी मदारिस है उनकी अहमियत मजीद बढ़ चुकी है। तो हम देखते हैं कि इन मदारिस की अहमियत किस वजह से बढ़ चुकी है। सबसे पहले मदारिस की अहमियत बढ़ने का सबब यह है हिफ्ज़ दीन, हिफाजत दीन। इस्लामी मदारिस जो होते हैं ये हिफाजत दीन के कले और अलूम इस्लामी के सरचश्मे हैं। इनका बुनियादी मकसद ऐसे अफराद तैयार करना है जो एक तरफ इस्लामी उलूम के माहिर, दीनी किरदार के हामिल और फिक्री एतबार से सिरात मुस्तकीम पर गामजन हो, तो दूसरी तरफ ये मदारिस ऐसे मुसलमानों की तैयारी में है कि मुसलमान दीनी इज्तिमाई क़यादत की सलाहियत से भी बहरावर हो। इनमें तहजीब, सकाफत, गैरत, हमीयत, ईमानदारी, वफा शारी और उन तमाम अखलाकी माशरती कदरों की तालीम और तरबियत दी जाती है जिनसे दुनिया में बसने वाले एक अमन पसंद शख्स को आरास्ता होना चाहिए। तो दूसरे नंबर पर जो अहमियत है और ज़रूरत है वो है कौमी तामीर और तरक्की। कौमों की तामीर और तरक्की में मदरसा को नहायत ही अहम मुकाम हासिल होता है और कौमें हमेशा अपने मुमताज़ कातिब मदारिस और उनके इल्मी कारनामों पर फ़ख्र और नाज करती हैं। अजीज तलबा किराम, कभी आपने इस्लामी तारीख को पढ़ के देखिए और कभी आप मुसलमानों की तारीख को दोहरा के देखिए, उसको जान के देखिए कि मुसलमानों की फजीलत थी, एक मायार था, तो किस वजह से था? इल्म के साथ अमल था। इल्म की बदौलत मुसलमान राज कर रहे थे और दुनिया की बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां, दुनिया के बड़े बड़े कुतुब खाने मुसलमानों के मिल्कियत थी और मुसलमानों ने उनको आबाद किया हुआ था। तो कौमों की तामीर और तरक्की जो होती है वो किताबों के जरिए होती है, मदारिस के जरिए होती है, स्कूल के जरिए होती है। तो इस एतबार से इज्तिमाई तौर पर मुआशरे में बहुत अहम ज़रूरत है मदरसे की। तीसरे नंबर पर इज्तिमाई इक़दार की तश्कील दीनी मदारिस में होती है। इज्तिमाई के इक़दार जो होते हैं इनकी तश्कील में दीनी मदारिस बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। इन मदारिस का पस मंज़र और इन मदारिस की जो तगोदो होती है उसका नतीजा ये है कि ये मुआशरे को बेहतरीन उलमा, साहबे किरदार फुज़ला और इंसानियत के अलम बरदार हामिलीन इस्लाम की पैदावार और मुआशरे की बुराइयों, कुबाहतों और दाखिली शोरशों का इंसदाद करने वाले जो लोग होते हैं वो अता करते हैं मुआशरे को। दर हकीकत इन मदारिस का जो असासी मंशूर और बुनियादी हदफ होता है वो आलमी ज़रूरतों की इस्लामी तकमील
یہی وہ دائرہ ہے جس کے تحت سارے مدارس کا وجود عمل میں آیا۔ تو اس اعتبار سے ثقافت میں اور اجتماعی اقدار میں دینی مدارس کا بڑا اہم کردار ہے۔ آگے ہے صالح معاشرے کی تعمیر اور مدرسہ کا کردار۔ ایک بہترین معاشرے کے لیے، ایک اچھے معاشرے کے لیے مدارس جو ہوتے ہیں وہ بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہر شعبے میں رجال کے رویے، خواہ عقائد ہوں، عبادات ہوں، معاملات ہوں یا معاشرت یا اخلاق، غرض کے دینی زندگی کے تمام شعبوں میں امت کی رہنمائی کے لیے مدارس میں افراد تیار کیے جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے معاشرے کی بہتری کے لیے اور بھلائی کے لیے مدارس بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جی خدمت خلق۔ خدمت خلق کے میدان میں بھی دینی مدارس کے فضلاء کی خدمات بڑی نمایاں ہوتی ہے۔ قدرتی آفات اور دیگر مواقع پر مدارس کے فضلاء اپنی خدمات فراہم کرنے میں پیش رہتے ہیں۔ یہ طلباء محنت کے ساتھ، جفاکشی کے ساتھ مزاج پیدا کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے مدارس کے فضلاء آج ایسے عہدوں پر نظر آتے ہیں جو ان کے اختصاص سے ہٹ کر ہیں۔ یہ خدمت خلق کرتے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے دینی مدارس جو ہے یہ بڑی ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ امن و امان کے قیام کے حوالے سے دیگر کئی ایک ضرورتیں ہیں، جیسا کہ تعلیم کے حوالے سے، اسلام کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے یہ مدارس ہی اہمیت کے حامل ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جی مدرسہ اور مکتب کے فرائض کیا ہیں۔ ان کے فرائض میں سے سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ یہ تعلیم اور تعلم کا اہتمام کریں۔ مدرسے کا اولین اور بنیادی مقصد تعلیم اور تعلم ہوتا ہے۔ کسی ملک سے جہالت کو دور کرنے اور علم کو پھیلانے کا جو فریضہ ہے وہ جس حسن و خوبی سے مدارس ادا کر سکتے ہیں وہ کسی اور طریق سے ممکن ہی نہیں ہے۔ علم کی شمع جس طرح مدارس جلا سکتے ہیں، روشن کر سکتے ہیں، گلی گلی نگر نگر یہ علم کو پہنچا سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ کار نہیں ایسا وضع کیا گیا جس کے ذریعے علم اور تعلیم کا اس طرح اہتمام کیا جا سکے۔ دوسرا فرض یہ ہے کہ یہ نظم و ضبط ان میں پیدا ہوتا ہے، بچوں میں نظم و ضبط کی تربیت دی جاتی ہے، نظم و ضبط سکھلایا جاتا ہے، پابندی وقت، وقت پر پڑھنا، کھیلنا، باقاعدگی سے کام کرنا، بڑوں کا ادب، چھوٹوں سے شفقت، یہ ساری چیزیں مدرسہ سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے۔ اسی طرح ایک فرض ہے کہ آداب و اخلاق، بچے کو آداب سکھلائے جائیں، اخلاق سکھلایا جائے، کسی مجلس میں بیٹھنے کا طریقہ بتلایا جائے، بڑوں سے کیسے بات کرنی ہے، بڑوں کی تعظیم اور توقیر سکھلائی جائے۔ یہ مدرسہ کا فرض ہے، جو اساتذہ ہیں یہ ان کا فرض ہے۔ اسی طرح اخوت و مساوات، مدارس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ لوگوں کو جوڑیں، آپس کے تعلقات کو قائم کریں، ایک دوسرے کے قریب کریں۔ اسی طرح تحقیق اور تدوین، یہ بھی مدرسہ کا فرض ہے کہ وہ بچوں میں ایسا ذوق اور شوق پیدا کریں کہ وہ تحقیق کے میدان میں آگے نکلیں، تدوین کے میدان میں آگے نکلیں، کتابیں تصنیف کریں تاکہ عام عوام ان سے مستفید ہو۔ اسی طرح گھریلو زندگی کی تربیت، گھر میں کس طرح رہنا ہے، خاندان اور معاشرے میں کس طرح رہنا ہے، یہ تربیت، دینی تعلیم اور اصلاح معاشرہ، معاشرے کی اصلاح کیسے کرنی ہے، عام لوگوں کے لیے جو فکر ہے، یہ ساری چیزیں ایک مدرسہ اور مکتب یہ اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ بچے کو یہ چیزیں سکھلائے، بچے کو سمجھائے، جو اس میں ادارے میں پڑھنے کے لیے چلا گیا ہے وہ اس بچے کو اس قابل بنائے کہ اس میں یہ ذمہ داریاں پیدا ہوں، اس میں یہ ساری چیزیں پیدا ہو جائیں۔ یہ مدرسے کی ذمہ داری ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جی لوازمات مدرسہ کیا ہے۔ لوازمات مدرسہ سے مراد ایسی چیزیں جو مدرسہ کی بنیادی اجزاء ہیں، جو اساتذہ اور طلباء کے لیے ضروری ہے۔ شاگرد جہاں بھی کسی جگہ پہ علم کے حصول کے لیے جاتا ہے تو اس کے لیے یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ مسجد کا اہتمام کیا جائے، اگر تو مدرسے کے ساتھ مسجد ہے تو فابیہ، اگر مسجد سے کہیں ہٹ کے جامعہ ہے تو اس جامعہ میں مسجد کا اہتمام کیا جائے۔ کتب خانہ ہونا ضروری ہے، لائبریری ہو تاکہ بچے اپنے علمی پیاس کو بجھا سکیں، علمی تسکین حاصل کر سکیں۔ اسی طرح تجربہ گاہ ہو، یعنی اگر بچوں نے جو پڑھا ہے پریکٹیکل کرنے کے لیے آلات موجود ہوں، تجربہ گاہ موجود ہو۔ آگے اقامت گاہ ہو، اگر کوئی بچے دور سے آئے ہیں تو ان کی رہائش کا
اہتمام کیا جائے، شفا خانہ ہو تاکہ بیماروں کا بر وقت ان کو طبی امداد فراہم کی جائے، جو فرسٹ ایڈ ہے ان کو فراہم کی جا سکے، کھیل کا میدان ہونا چاہیے تاکہ بچے پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنی جسمانی صحت اور نشو و نما کو بھی برقرار رکھ سکیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ایک بہترین مدرسے کے لیے ضروری ہیں اور اس کی لوازمات میں یہ شامل ہے۔ آج کے سبق کا ہم خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں جو چیزیں ہم نے پڑھی وہ تھی مدرسہ کی اقسام، دوسرے نمبر پر معاشرے میں مدرسہ کی اہمیت، تیسرے نمبر پر مدرسہ اور مکتب کے فرائض کیا ہیں وہ جانے، اور آخر پہ لوازمات مدرسہ کو جاننے کی کوشش کی۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے اہم معاشرتی ادارے، اور جو اہم معاشرتی ادارے ہیں ان میں سے مسجد کا کردار، اس کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگلے سبق میں مسجد کا معنی اور مفہوم سمجھیں گے، مسجد کا مسلمانوں کے ساتھ خاص ہونا یہ جانیں گے، قرآن و حدیث میں مسجد کی اہمیت اور فضیلت جو ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے، اور آخر پر معاشرے میں مسجد کا کردار کیا ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگلے سبق سے پہلے تک آپ یہ سوال حل کریں۔ سوال یہ ہے کہ اساتذہ کا مقام کیا ہے جن سے آپ پڑھ رہے ہیں، جن سے آپ نے کسب فیض کیا ہے، جن کے سامنے آپ نے زانو تلمذ ہوئے ہیں، ان کا مقام کیا ہے، اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔